नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आपको करना है और इस देश को, इस राज्य को नंबर 1 ले जाना है। शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों, शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और आज की क्लास में आज के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे और ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 21 है। और आप सभी जानते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर, प्रत्येक अभ्यास प्रश्न पत्र आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT के पैटर्न के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे आपका सिलेबस है। और बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है। तो सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कर सकते हैं और एक लिंक बना भी दी गई है। ठीक है, एक लिंक पर सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। चलिए, इस अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और 30 में से आप लोगों का फीडबैक कितना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। दाद या जो रिंगवर्म होता है एक रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या कवकी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन। तो यहाँ पे जो दिया गया कि दाद रिंगवर्म एक जो रोग की बात की गई है, तो दाद रिंगवर्म जो एक रोग होता है साथियों, वह एक कवकी रोग होता है। कौन सा रोग है? दाद रिंगवर्म एक आपका, दाद कहते हैं या रिंगवर्म इसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दाद कहते हैं। तो यह एक कवकी रोग होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न का आप लोगों का बेहतरीन फीडबैक भी चाहिए। जी हाँ, जयसवाल सर प्रत्येक शिक्षक बंधु का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित है? जी हाँ, तो अंडमान दो द्वीप समूह के जो सबसे निकट स्थित है वह देश है आपका, कौन सा देश है? सभी बताइएगा। हम बात करें म्यांमार की। जी हाँ, वह विदेशी देश म्यांमार है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित है। तीसरा प्रश्न है, विषाणु है कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेहतरीन तैयारी चल रही है। बेहतरीन आपका प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर चल रहा है और आपका फीडबैक भी बेहतरीन मिल रहा है। जी हाँ, हम बात करें विषाणु। विषाणु क्या है दोस्तों? सभी कमेंट कीजिएगा। विषाणु आपका एक अकोशिका है। विषाणु क्या होती है? विषाणु एक अकोशिकीय है और अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं और शरीर के बाहर तो ये मृष्यमान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जैसे ही ये प्रवेश करते हैं जीवित हो जाते हैं। इसे क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा फिर किया जाता है। चौथा प्रश्न है बहुत ही अच्छा। प्रत्येक प्रश्न सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। सारे संभावित प्रश्न हैं और प्रत्येक डेली हम नए प्रश्न लाते हैं। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न आपको बहुत ही कम मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे वेरी सिलेक्शन की वजह से उन्हीं प्रश्न को रिपीट किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल उपचार केंद्र में क्लोरीन का सुरक्षित प्रयोग होता है? स्वाद और रंग नियंत्रण में, जल भंडार में, घास फूस नियंत्रण में, विसंक्रमण में या स्थायी कठोरता, जलीय कठोरता को दूर करने में। और आप जानते हैं जल से संबंधित और क्लोरीन से संबंधित टीटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जल उपचार केंद्र में क्लोरीन का जो सुरक्षित प्रयोग होता है वह किस पर होता है? विसंक्रमण में होता है। इसमें विसंक्रमण पर। आइए समझ लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि क्लोरीन दीर्घकालीन संक्रमण से जल सुरक्षा प्रदान करता है और यह जल पाइप को जल्दी नहीं से क्या है, खराब भी नहीं करता है। जो जल के पाइप होते हैं ना, वो खराब भी नहीं करता क्लोरीन। ठीक है, तो दीर्घकालिक जो है संक्रमण से जल की सुरक्षा भी करता हुआ है। क्लोरीन की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है साथियों, कृषि योग्य भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? मान लीजिए कोई कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, और उसको हमें परिभाषित करना हो तो अनाज के अंतर्गत आने वाली भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि प्लस परती भूमि, पुरानी परती भूमि प्लस वर्तमान परती भूमि या कुल परती भूमि प्लस कुल बोया गया क्षेत्र। सभी कमेंट कीजिएगा।
तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि कृषि योग्य भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि कुल प्रति भूमि धन कुल बोया गया क्षेत्र पर। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 6वें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि इनमें से कौन से 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मांस और अंडा हो गया, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव हो गए, सोयाबीन और मूंगफली हो गया, दूध और पत्तेदार सब्जियां हो गई। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, 2 खाने योग्य प्रोटीन, सभी बताइए 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हमारे सबसे बेहतरीन सोयाबीन को, ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, सोयाबीन और मूंगफली 2 ऐसे हमारे योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत की बात करेंगे। सोयाबीन जिसमें आपका 42 से 44% तक यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न दिया गया है कि एलियम सेपा वैज्ञानिक नाम है। और आपको बता दे दूं कि एक हो गया सब्जी और फल। सब्जी और फल के वैज्ञानिक नाम से 1 नंबर का जरूर आएगा। सब्जी और फलों के जो चर्चित हैं उनके वैज्ञानिक नाम जरूर आपको एक बार स्टडी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो किसी क्लास में हम उनको एक चैप्टर में क्लियर कर देंगे वो भी, क्योंकि 1 नंबर वो पक्का है, आना ही आना है इनसे। ठीक है, तो एलियम सेपा की वैज्ञानिक नाम किसका है, तो ये सभी लोग बताइएगा। आपके गाजर, टमाटर, आलू, प्याज, सभी कमेंट कीजिए। तो एलियम सेपा का जो वैज्ञानिक नाम आता है किसका है, प्याज का है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। एलियम सेपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है और कुल इसका क्या है, एमारी एलियडेसी है और गण ये किसका है, एस पेरेगिल्स का गण कहलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। महानदी पर, गोदावरी पर, कावेरी पर, पेरियार पर। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को आसान करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। और हाल ही में रीट के एग्जाम में हमने देखा है जनरल का जब जो कट ऑफ है, बता देता हूँ साथियों, 128 to 130 गया है। और बता देता हूँ वहाँ पे जो फार्म अप्लाई हुए लगभग 1.5 लाख के आसपास फार्म अप्लाई हुए थे और टोटल वैकेंसी 15,000 के आसपास है। और हमारे एमपी में कितने फार्म हुए हैं, 11 लाख प्लस एमपीटीटी के फार्म आए हैं और इसमें वैकेंसी अभी लग कुछ अता पता नहीं है, बताया जा रहा है कि 5,000 है। चुल्लू भर पानी यहाँ पे, ठीक है, कैसे ना, चुल्लू भर पानी। अगर गर्मी में प्यास लगी हो अच्छी खासी और एक घूंट आपको पानी पीने के लिए बोला जाए कि बस नहीं, एक घूंट ही आपको पानी मिलेगा, तो ये समझ सकते हैं इतनी ही वैकेंसी हमें लग रहा है देखने को मिल रही। ठीक है, कि गर्मी में केवल एक घूंट पानी पी लीजिए, मतलब ना के बराबर ही कह सकते हैं। वैसे वैकेंसी यहाँ पे तो 40K प्लस वैकेंसी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 20 प्लस इतना तो कम से कम इतना वैकेंसी होना चाहिए। देखते हैं आफ्टर एग्जाम क्या होता है, बाकी क्लास की बात करेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, सभी बताइएगा। आपका कमेंट फीडबैक आ चुका है। हम बात करेंगे महानदी की बात करेंगे। जी हाँ, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी की बात करेंगे। और यह उड़ीसा में संभलपुर के निकट में महानदी पर बनाया गया है। संसार का सबसे लंबा बांध की बात करेंगे। हीराकुंड बांध कहाँ पर, उड़ीसा राज्य के संभलपुर के निकट महानदी पर यह बनाया गया है। अगला प्रश्न है, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक। कोयला और हीरा, तांबा और लोहा, कोयला और तांबा, तांबा एवं हीरा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो देश में मध्य प्रदेश जो है निम्न खनिजों में जो सबसे बड़ा उत्पादक आता है वह हीरा तो नाम आता ही आता है, साथ ही साथ तांबा का भी नाम आता है। ठीक है, तो तांबा और हीरा जो है देश में मध्य प्रदेश खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश में हीरा और तांबे की बात करेंगे। साथियों 10वां प्रश्न है, बीसीजी। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा बीसीजी। तो बीसीजी टीका में सी जो शब्द है वह संबंधित है। ठीक है, जो आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये जी हो गया। तो जो ये सी शब्द है, ठीक है, सी शब्द जो है संबंधित किससे हो जाएगा, कैलमेट, कफ से, क्लोरीन से, कैडमियम से। ठीक है, तो बीसीजी का जो टीका लगता है, बीसीजी का, ईसीजी का, ठीक है, टीके संबंधित काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। जो 3-4 ये टीके इनको पढ़ लीजिएगा। बीसीजी टीका में जो सी शब्द आता है साथियों, वह आपके कैलमेट से संबंधित होता है। जी हाँ, बीसीजी टीका में सी शब्द कैलमेट से संबंधित है। जो 6 रोग
टीबी के टीकाकरण से संबंधित है? अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ पर, दार्जिलिंग पर, या कलकत्ते की बात करेंगे, या अट्टाक मुंड की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन आप लोगों का कमेंट जब फीडबैक मिलता है दिल गदगद हो उठता है। जी हाँ साथियों, जब आप शिक्षक बंधुओं का कमेंट पढ़ते हैं ना, दिल गदगद हो उठता है और जोर से कहता है जय हिंद वंदे मातरम, शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। आपकी एनर्जी के साथ साथ हमारी भी एनर्जी जुड़ी होती है। जब आप लोग एनर्जी के साथ कमेंट करते हैं, फीडबैक करते हैं, स्कोर बेहतर करते हैं, हमारी एनर्जी 4 गुना हो जाती है। जी हाँ, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? हम बात करेंगे कलकत्ता शहर की बात करेंगे। जी हाँ, कैपिटल ऑफ, सभी लोग बताइए। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य संस्था है जो पौधे की वर्गीकी तथा उनके संरचना का अध्ययन करती है, जिसका मुख्यालय जो है आपके कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल का नाम आपने सुना ही होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रोफोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? हरे, भूरे, लाल, पीले? कहते हैं लाल पीला हो गया, हरा भूरा दिखने लगा है, मतलब एग्जाम नज़दीक आ रहा है। इस प्रश्न का फीडबैक भी मिल रहा है कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल हैं? आपका कमेंट अगर लाल है बिल्कुल सही है। जी हाँ, रोडो, रा से रोडो, रा से रेड होता है कि नहीं होता है? ये शब्द बिल्कुल मिला लीजिएगा साथियों, रा से रोडोफाइसी और रा से रेड अर्थात लाल की बात करेंगे। ठीक है, तो आर का संबंध है, हिंदी और अंग्रेजी को मिला लीजिए और इस तरह टिक बना लीजिए। आपको एग्जाम में ये जरूर याद आ जाएगा कि जायसवाल सर इस तरह बताते हैं और शायद इस पर प्रश्न मतलब उत्तर यही होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। गारो, खासी, जैतिया की पहाड़ियों में होती है, छोटा नागपुर के पठार में, कोरोमंडल के तट पर होती है, या मालवा के पठारों में होती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ पर होती है? कहते हैं कोरोमंडल के तट पर। क्या आया है? बवंडर आया है और बारिश लेकर आया है। आपने सुना होगा काफ़ी बार जब जुलाई अगस्त की बात की जाती है, जून में आ जाता है। 21-22 जून की समथिंग की बात करेंगे। मौसम मुंबई महाराष्ट्र से शुरुआत होता है और एमपी में लगभग 2-4 हफ्ते में, या कह सकते हैं जून के आखिरी जो महीने का सप्ताह है उसमें आ जाता है और लगभग जुलाई में 15 जुलाई तक सभी पूरे भारत देश में वर्षा की ऋतुएं होने लगती हैं। प्रत्येक राज्य में बूंदे बूंदे बारिश की गिर जाती हैं। तो अक्टूबर नवंबर महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पर। जी हाँ, और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय अवदाबों को खींचकर तटीय भागों में लाते हैं एवं चक्रवाती वर्षा यह कराते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है रणथंभौर, गिर, बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक? देखिए पहली बात तो यहाँ पे क्या दी गई समझ लीजिएगा। पहला यहाँ पे रणथंभौर दिया गया है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क है आपके राजस्थान में, तो राजस्थान भी जाना पड़ेगा। फिर दिया गया बांदीपुर, तो बांदीपुर मुझे लगता है कि आपके कर्नाटक राज्य पर है, तो कर्नाटक राज्य भी जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपका गिर भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे गिर, तो गिर आपको सभी को पता होगा, गा से गिर, गा से गुजरात, तो गिर नेशनल पार्क आपकी गुजरात में है। तो रणथंभौर, गिर और बांदीपुर ये तीनों नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक पर। इन 3 राज्यों पर जाना पड़ेगा और आपका जो है मध्य प्रदेश पर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि नेशनल पार्क है ही नहीं है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इन 3 राज्यों से होके किस राज्य से होके नहीं जाना है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आपको सही कर लेना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गिर आपके गुजरात पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राजस्थान में, बांदीपुर आपके कर्नाटक पर है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे मध्य प्रदेश पर स्थित हैं। अगर बांधवगढ़ घूमना है, कान्हा घूमना है, पेंच घूमना है, सतपुड़ा घूमना है, संजय राष्ट्रीय उद्यान घूमना है, तो फिर मध्य प्रदेश में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है?
आपका पश्चिमी भाग वृष्टिमय की बात करेंगे। पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य प्रमुखतः करते हैं। नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं या पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में नीचे है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का जो मुख्य कारण है वह साथियों वह पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में नीचे की बात करेंगे। ठीक है, क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है जल विभाजन, वाटर डिवाइड, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिम घाट की बात करेंगे। नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहती हैं और अन्य सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ये क्या कारण है? केवल पश्चिमी घाट। ठीक है, वाटर डिवाइड की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी शर्करा जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, मेल्टोज, ग्लूकोज। सभी कमेंट कीजिएगा प्रत्येक शिक्षक बंधु, और क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो शर्करा त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है। त्वरित ऊर्जा मतलब तुरंत ऊर्जा की बात करेंगे तो फिर ग्लूकोज की बात करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज एक सामान्य शर्करा है जो 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, C6H12O6। यह कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा या एटीपी में परिवर्तित कर होती है और सभी फल एवं सब्जियों में उपस्थित शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन जो है संक्रामक रोग है? आपका मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर। सभी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए संक्रामक रोग की बात करें तो संक्रामक रोग में आपका डिप्थीरिया आ जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया एक आपका संक्रामक रोग है जो क्रेनिबैक्टीरियम डिप्थोरो नामक जीवाणु से होता है। यह गले में अवरोध उत्पन्न करता है। माइक्रोकार्डिटिस तंत्रिका कोशिकाओं में सूजन, वृक्क में सूजन तथा अत्यधिक रक्तस्राव इसकी जटिलता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, जीव जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कीमोलिथोट्रोप्स की बात करेंगे, ओलिगोट्रोप्स की बात करेंगे, जीवाणु के, या फोटोट्रोप्स की बात करेंगे। तो ऐसे जीव जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वह जीव प्रोटोटोप्स कहलाते हैं। जी हाँ, प्रोटोटोप्स या प्रकाश सुपोषित वे होते हैं जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य प्रकाश के क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में यह परिवर्तित होते हैं। और ये शायद 9th 10th या 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा शायद। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी, गरबा, भरतनाट्यम, कथक। सभी कमेंट कीजिएगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह भारतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और यामिनी भारतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्य के एक भारतीय नर्तकी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 20वां प्रश्न है साथियों कि NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? भोपाल, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई पर। सभी कमेंट कीजिएगा। तो आपकी जो NCF 2005 की कार्यशाला है ये सभी लोग जानते हैं कहाँ पर? आपके नई दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली पर जो है आयोजित की गई है। और आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन फीडबैक आपका चाहेंगे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर है? वह है देहरादून। जी हाँ, पेट्रोलियम देहरादून, ये आपको याद रखिएगा। जी हाँ, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिक्षण संस्थान CSIR का एक अंग है। और CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। यह देश में हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए अनुसंधानिक गतिविधियां चलाता है और यह NH-72 पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, विकेटों के दोनों छोर में परस्पर दूरी कितनी होती है? 24 गज, 18 गज, 20 गज, 22 गज। क्रिकेट इंडिया में बढ़ चढ़ के बोलता है, IPL आने वाला है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 22 गज की दूरी। ठीक है, जो दोनों विकेटों के बीच की होती है। एक विकेट जहां पर बैट्समैन बैटिंग करता है, दूसरा विकेट जहां से बॉलर क्या करता है? बॉलिंग करता है या बॉल को फेंकता है। तो इन दोनों विकेटों के बीच की दूरी 22 गज के आसपास होती है। और क्रिकेट खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का संघ है, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य है या संघीय राज्य है। तो साथियों,
भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के तहत यह घोषित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत जो है एक राज्यों का संघ है। जी हाँ, संघ शब्द का सुझाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया और इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, पंचायती राज या केंद्र राज संबंध के अकॉर्डिंग किया गया था। तो बलवंत राय मेहता की बात करेंगे। ठीक है, तो बलवंत राय जो मेहता समिति है इसका जो गठन किया गया था आपके पंचायती राज के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1957 में पेश की और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, जिसके अनुसार गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तत्व नहीं है? जी हाँ, राज्य तत्व जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन आपका प्रिपरेशन के साथ साथ बेहतरीन फीडबैक मिल रहा है। तो कौन सा राज्य का तत्व नहीं है सभी बताइएगा। सभी जानते हैं सेना, ये राज्य का तत्व नहीं होता है। बाकी जनसंख्या, भूमि, सरकार ये तीनों राज्य के तत्व होते हैं और सेना हमारी राज्य के नहीं केंद्र की तत्व होती, सभी लोग जानते हैं। और सभी कई बार पूछा गया राज्य एक कैसी इकाई है, तो राज्य एक भौतिक इकाई है, नोट कर लीजिएगा। और राजनीतिक शास्त्री गार्नर के अनुसार राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला होता है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये चारों नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता के अंतर्गत, अशोक मेहता, के.एन. काटजू या जगजीवन राम। तो 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति गठित हुई थी? सभी लोग बताइएगा। हम बात भी कर चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे अशोक मेहता की। जी हाँ, 1977 में जनता दल की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया, जिसे पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य सौंपा गया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर आपका मंडल पंचायत, जिनमें जनसंख्या आपके लगभग 15,000 से 2,000 की सिफारिश की। इन्होंने देखिए जो आपके दोनों में डिफरेंट अंतर क्या है कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की बात की थी, एक जिला पंचायत और एक क्या किया था द्विस्तरीय राज व्यवस्था में जिला स्तर पर और एक ब्लॉक स्तर पर। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, ये किसकी बात की आपके बलवंत राय मेहता जो समिति है ये त्रिस्तरीय की बात करेंगे। तो दोनों समझ लीजिएगा, बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय है और द्विस्तरीय अशोक मेहता की है। ठीक है, तो इन दोनों को समझ लीजिएगा, कहीं आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन को क्रिएट नहीं करना है, केवल समाधान ढूंढना है और सिलेक्शन पाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संशोधन स्थिति या संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां, 73वां, 78वां। देखिए साथियों, भारतीय संविधान में जो है जिस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है वह आपका है 73वां संविधान संशोधन। जी हाँ, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है। 73वां संविधान संशोधन नोट कर लीजिएगा। देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय, नगरीय स्थानीय सरकारों से संबंधित है, जिसे 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने लागू किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, अगर साधारण विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 1 माह, 6 माह, 3 माह, 4 माह। सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, अगर साधारण विधेयक विधानसभा के पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को जो है लगभग आपके 4 माह तक रोक सकती है। जी हाँ, और आप जानते हैं कि साधारण विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
यदि विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाता है तो उसे विधान परिषद को पारित कर विधानसभा को भेजा जाता है और विधानसभा भी विधेयक को पारित कर देती है। तब फिर क्या होता है, विधेयक राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए फिर रखा जाता है और राज्यपाल की अनुमति के प्राप्त होने पर विधेयक फिर कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझ में असमर्थ होती है? सभी बताइएगा। 8 से 7 वर्ष का, 1 से 2 वर्ष, 8 से 14 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि ऐसा आयु वर्ग जिसमें बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझ करने में असमर्थ होता है, वह होता है 8 से 7 वर्ष की आयु की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के प्रति आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑप्शन चूज करेंगे कि विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करेंगे, तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधे को कटाई करना। देखिए, पेड़ पौधों को काटना ये पर्यावरण में, ये शिक्षा की बात करेंगे, पेडागॉजी में नेगेटिव माना जाएगा। कटाई को रोकना है, ये तो आप कटाई करवा रहे हैं भैया, ये तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न साथियों। तो 30 प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जयसवाल सर आपके कमेंट के, आपका स्कोर का वेलकम करते हैं, वेट करते हैं क्या आपका स्कोर आता है और बेहतरीन तैयारी के साथ इसी तरह करते रहिए। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन के साथ साथ आपका सभी को शुभ रात्रि कहते हैं और जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।